बीएल कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में स्वरों का विभाजन पढ़ रहे थे। आज भी हम स्वरों का विभाजन पढ़ेंगे। आज हम स्वरों के विभाजन में पढ़ेंगे कि मुख की आकृति के आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसके पहले वाली वीडियो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे मुख की आकृति के आधार पे स्वरों मतलब स्वर कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं मुखाकृति के आधार पे। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है, यानी कि मुख के खुलने के आधार पे स्वर कितने प्रकार से होते हैं ना। तो मुख के खुलने के आधार पे स्वर जो हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार से होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बता रहे हैं। मुख के खुलने के आधार पे स्वर जो है 4 प्रकार से होते हैं। पहला जो स्वर है वह है संवृत स्वर, है ना, संवृत स्वर। पहला कौन सा स्वर है? संवृत स्वर। दूसरा कौन सा है? अर्ध संवृत, यानी कि अर्ध संवृत स्वर। दूसरा अर्ध संवृत स्वर। तीसरा जो है विवृत स्वर है, विवृत स्वर। और चौथा जो है अर्ध विवृत स्वर है ना। चौथा अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर हो गया। ठीक है, यह जो है मुखाकृति के आधार पर, यानी कि मुख के खुलने के आधार पे स्वरों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से बताएं? पहला संवृत, फिर अर्ध संवृत, फिर विवृत और फिर अर्ध विवृत। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। यानी कि अगर प्रश्न आता है कि मुख के खुलने के आधार पर, यानी कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए हम संवृत की परिभाषा की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मिनट पहले हम लोग इसका अर्थ समझ लेते हैं ना। संवृत का जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है कम खुला हुआ। ठीक है, संवृत का अर्थ होता है कम खुला हुआ। ठीक, और अर्ध संवृत का अर्थ होता है, अर्ध संवृत का अर्थ होता है आधा बंद। ठीक, समझ में आया। और विवृत का क्या अर्थ होता है? ये इसका कम खुला हुआ, और विवृत का अर्थ होता है अधिक खुला हुआ, है ना। इसका अर्थ होता है अधिक खुला हुआ। अधिक खुला हुआ। ठीक है, इसका भी बताते हैं, क्योंकि ये अर्ध जो विवृत है इन दोनों का मिक्स है ना, इसलिए उसका पर्टिकुलर कोई अर्थ नहीं है। अब सुनिए, संवृत की अगर हम परिभाषा की बात करें, अगर हम परिभाषा दें इसकी कि संवृत किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण करने में मुख जो है कम खुलता हो, हाँ, जिन स्वरों के उच्चारण करने में मुख जो है कम खुलता हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? संवृत कहेंगे। क्लियर?
यानी कि लिखेंगे हम जिन स्वरों के उच्चारण करने में, जिन स्वरों के उच्चारण करने में, स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता हो, कम खुलता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समृद्ध स्वर कहेंगे। ठीक है। अब इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ। ठीक, यह मुख्य रूप से 4 वर्ण आते हैं समृद्ध के अंतर्गत। प्रश्न पूछा जाएगा कि समृद्ध वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 4 होती है। 3 दे देगा और एक कोई और दे देगा, तो उसमें पूछेगा किसमें से कौन समृद्ध स्वर नहीं है ना। तो जो नहीं है तो वो आप लोग जान ही जाएंगे कौन नहीं है। इतना क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहेंगे। यानी कि अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में जो मुख है आधा बंद रहे, है ना, आधा बंद रहे, उन्हें हम लोग अर्ध समृद्ध स्वर कहेंगे, है ना। क्लियर। जिन स्वरों को उच्चारण करने में मुख जो है आधा बंद रहे, मतलब आधा ही खुला रहे, है ना, उसे हम लोग अर्ध समृद्ध स्वर कहेंगे। तो लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण करने में, स्वरों की, एक मिनट, जिन स्वरों के उच्चारण करने में मुख आधा बंद हो, आधा बंद हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्ध समृद्ध स्वर कहेंगे ना। और इसके अंतर्गत आने वाला जो वर्ण है वो कौन कौन सा वर्ण है? ए और ओ है ना। कौन सा वर्ण है? ए और ओ है। यानी कि अगर हम अर्ध समृद्ध स्वरों की बात करें, कि संख्या की बात करें, तो इसमें कितने वर्ण आएंगे? 2 वर्ण आएंगे। क्लियर। अब अधिक विवृत स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण करने में मुख अधिक खुलता हो, है ना, जिन स्वरों के उच्चारण करने में मुख जो है अधिक खुलता हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? विवृत स्वर कहेंगे। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण करने में, स्वरों के उच्चारण में मुख जो है, मुख अधिक खुलता हो, अधिक खुलता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विवृत स्वर। ठीक है। और विवृत स्वर में एक मात्र वर्ण आता है। कौन सा वर्ण आएगा? आ आता है। क्लियर। विवृत में केवल आ आता। अगर इसकी संख्या की बात करें तो हम लोग कितना बताएंगे? विवृत स्वरों की संख्या कितना है? 1 है। क्लियर। यह क्लियर हुआ। समृद्ध स्वर, इसका अर्थ होता है कम खुलता है, कम खुला हुआ। अर्ध समृद्ध का आधा बंद होता है, यानी कि आधा खुला हुआ। विवृत स्वर में अधिक खुलता है मुंह ना। बोलेंगे आ, तो मुंह ज़्यादा खुला ना, आ, है ना। इसको बोलेंगे ए, कम खुल रहा और आधा बंद भी हो रहा, ओ, है ना। वास्तव में इसका उच्चारण करके अगर अपने मुखों को देखेंगे तो उस तरीके से, जिस तरीके से परिभाषाएं दी जाती हैं या फिर जिस तरीके से ये विद्वानों ने कह रखा, तो आप प्रैक्टिकली रूप में ऐसा कर नहीं पाएंगे, है ना। बस आप लोग तैयार कर सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड के लिए ना। अब देखिए अर्धविवृत स्वर किसे कहेंगे। अर्धविवृत स्वर को हम समझने के लिए मान लीजिए यह जो है विवृत स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है। इसका उच्चारण, यह जो है, यह विवृत
विपरीत स्वर से थोड़ा सा कम खुलता है ना। यह जो है विपरीत स्वर से थोड़ा कम खुलता है, यानी कि यह थोड़ा कम खुलता है और जो है समृद्ध से, है ना, समृद्ध से थोड़ा अधिक, समृद्ध से थोड़ा अधिक खुलता है, थोड़ा अधिक खुलता है, अधिक खुलता है। ठीक, इतना क्लियर है। अब इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? बचा कौन कौन सा है? यानी कि बचा वर्ण है अ बचा है ना, अ बचा है, ए बचा है और अ बचा है ना। यानी कि इनकी अगर संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होंगी? 3। और हाँ, इसमें एक वर्ण और आ जाता है जो आगत वर्ण हम लोग जानते हैं, आ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए समृद्ध की संख्या कितनी है? 4। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि समृद्ध वर्ण कितने हैं तो 4 बताएंगे। इसी प्रकार से अर्ध समृद्ध वर्ण कितने हैं? 2 बताएंगे। विपरीत वर्ण कितने हैं? 1 बताएंगे। और अर्ध विपरीत वर्ण कितने हैं? 3 बताएंगे। ठीक है, यह संख्या। अब सुनिए, इसको याद कैसे किया जाए। देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो समृद्ध है ना, बस ये समझ लीजिए, याद करने के लिए बता रहे हैं। सपोज कीजिए आप इसको ट्रिक भी मान सकते हैं या फिर अपने अनुसार आप लोग बना सकते हैं कि चीज़ों को किस तरीके से याद किया जाए। समृद्ध ऐसे आ रहा है ना, समृद्ध ऐसे कुछ करके आ रहा है ना। वृत्त मतलब खुलना होता है, और सम आ रहा है तो सम से म को रिलेट करेंगे, सम कम, है ना, सम कम यानी कि कम खुलता हो। अर्ध में है, अर्ध समृद्ध आया तो अर्ध में अ से अर्ध, अ से आधा। ठीक है, आधा बंद रहता है। क्लियर हुआ। विपरीत वृत्त कैसे रहता है? ऐसे रहता है ना, यह खुला हुआ रहता है, ज़्यादा खुला हुआ है, ऐसा लगता है ना जैसे खुला हुआ, तो यह अधिक खुलता हुआ। अब इन दोनों का मिक्स ये है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। क्लियर। वर्णों को आप लोग ध्यान देंगे कि समृद्ध में कौन कौन से वर्ण हैं। शुरू से ई से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए इसका एक निश्चित क्रम हम सेट किए हैं अपने से, कि ताकि एक निश्चित वर्ण क्रम में सारे वर्ण आ जाएं। आप लोग अगर आगे पीछे करेंगे तो याद करने में बड़ी कठिनाई होगी। ठीक है, जिस प्रकार से हम विभाजन किए हैं आप लोग उसी प्रकार से विभाजन अपने कॉपी में करेंगे, ताकि जो है वर्ण की गणना आप सही ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ई उ है ना, उसके बाद ए आएगा तो ए आना चाहिए, लेकिन ए और ओ छोटा छोटा वाला। ठीक, उसके बाद से ये विपरीत में एक याद ही कर लेंगे, जो बचा इन सारे तीनों में नहीं है तो वो चौथे में आ गया। क्लियर। ऐसे करके याद करेंगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी, कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए हरदेव बहारी जो है वो उनका जो विभाजन एक है ना, डॉक्टर हरदेव बहारी, डॉक्टर हरदेव बहारी, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। हरदेव बहारी ने उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को 5 भागों में बांटा है ना। यानी कि अगर इनकी बात करें तो यह जो है उच्चारण स्थान के आधार पे, स्थान के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद, यानी कि यह कितने भागों में बांटा है? 5 भागों। अगर पूछता है कि हरदेव बहारी के अनुसार स्वर के उच्चारण के स्थान पर हरदेव बहारी ने स्वर को कितने भागों में बांटा है, तो आप लोग कितना बार बताएंगे? 5 भागों में, 5 भेद में बांटा है। अब इनको आप लोग एक क्रम से लिखिए। पहला कोमल तालव्य है ना,
कोमल तालव्य। दूसरा जो है कंठ तालव्य। ठीक, समझ में? दूसरा जो है कंठ तालव्य। तीसरा जो है ओष्ठ तालव्य। तीसरा जो है ओष्ठ तीसरा जो है ओष्ठ। और चौथा यही देख लीजिए, यह हो जाएगा, चौथा जो हो जाएगा यह हो जाएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। यहाँ यह जो होगा इनका विभाजन जो है यह कठोर तालव्य है ना, कठोर तालव्य, ओष्ठ तालव्य। और ये हो गया कंठ तालव्य, कंठ सॉरी तालव्य। ठीक है। और एक जो है वह जो है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ कंठोष्ठ यानी कंठ प्लस ओष्ठ से है। इतना क्लियर है। इनके द्वारा जो विभाजन है यह उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों की जो है विभाजन है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से आएंगे? पहला कोमल तालव्य में आ जाएगा, कठोर तालव्य में ई और बड़ी ई आ जाएगी, ओष्ठ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा, कंठ में कौन आ जाएगा? ए और ए आ जाएगा, ए और ए आ जाएगा। और जो कोई कंठोष्ठ है उसमें ओ और अ आ जाएगा, ओ और अ आ जाएगा। री को हम बता ही चुके कि बहुत सारे विद्वान जो है स्वर नहीं मानते हैं, उनका जो है री और छोटी का संयोग मानते हैं। क्लियर? इतना सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? बोलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलते रहिएगा। यह जो है हृदय बाहरी द्वारा उच्चारण स्थान के आधार पर जो है स्वरों का विभाजन है। आप लोग एक क्रम में अगर लिखेंगे तो याद करने में देखिए, पहले इसका एक ट्रिक आप लोग अपने से ही बना सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा बनाया गया जो ट्रिक है इसको आप लोग बोलेंगे कोक, कोक ओक, कोक ओक क अपने से जोड़ देंगे, कोक ओक क अपने से जोड़ देंगे। ठीक है। तो को से हो गया कोमल तालव्य, क से कठोर तालव्य, ओ से ओष्ठ, क से कंठ तालव्य और ये कंठोष्ठ। क्लियर है? अब इसका एक क्रम है, तो पहले अ आ, उसके बाद ई आता, फिर उ आता, फिर ए आता है, फिर ओ आता। ऐसे करेंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं। चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में अगर रहेंगे तो भूल सकती हैं, और इन सारी चीज़ों को अगर अपने दिमाग से लगा के याद करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा अस्थायी होती हैं, वो भूलने का चांस जो है कम रहता है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ाई कीजिए। कोई भी चीज़ वर्णमाला से, हम बार बार कहते हैं कि एक भी चीज़ वर्णमाला से हम छूटने नहीं देंगे। आपकी परीक्षाओं में अगर वर्णमाला से प्रश्न आएगा तो इस क्लास से ज़रूर आएगा। ठीक है। आप लोग देखेंगे भी कि कोई भी चीज़ें इस क्लास से वर्णमाला से संबंधित बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक। थोड़ा सा वक्त लगता है इस वाइट बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड रहता तो मिटाना ही नहीं पड़ता, ऐसे ही मिट जाता। खैर कोई बात नहीं, अगर कमियां देखेंगे तो हमेशा कमियां ही देखते रह जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो है एक
विद्वान है पंडित कामता प्रसाद गुरु, उनके द्वारा जो है स्वरों का विभाजन किया गया है। तो हम लोग पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों का विभाजन, स्वरों के भेद। ठीक है, हम लोग ये जानेंगे कि पंडित कामता प्रसाद गुरु जो है स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इनका जो विभाजन है वो मुख्य रूप से दो विभाजन है, दो भेद हैं इसकी। पहला जो है मूल स्वर या लघु स्वर, है ना। पहला जो स्वर है मूल स्वर या लघु स्वर है, क्लियर इतना। और दूसरा जो है संधि स्वर है, यानी कि दूसरा जो है संधि स्वर, यानी कि इनके अनुसार जो स्वरों का विभाजन है वो कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। बहुत छोटा छोटा हो जा रहा है क्या, तो थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग शिकायत करने लगते हैं कि बहुत छोटा लिखते हैं। क्या करें, आदत हो गई है ना। पहला मूल स्वर या इसे लघु स्वर भी कहते हैं, ठीक। और दूसरा जो है वह है संधि स्वर, सॉरी। इतना क्लियर हुआ कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से, इन्होंने मूल स्वर और संधि स्वर को दो भेद माना है ना। मूल स्वर किसे कहेंगे, जिन स्वरों की उत्पत्ति, यानी कि जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती है, उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती है, दूसरे स्वरों की सहायता से नहीं होती है, दूसरे स्वरों से नहीं होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, है ना। मूल स्वरों की संख्या क्या है, इनके इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं, जैसे अ, ई, उ और री, इन्होंने री को स्वर माना है। यानी कि मूल स्वरों की कितनी संख्या है, 4 होती। यानी कि ऐसा स्वर जिनकी उत्पत्ति जो है किसी दूसरे स्वरों की सहायता से नहीं होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। क्लियर। अब संधि स्वर किसे कहेंगे, जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों की सहायता से होती है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, संधि स्वर कहेंगे। यानी कि इसके निर्माण में, यानी कि जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों की सहायता से होती है, या फिर दूसरे स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संधि स्वर कहेंगे। क्लियर इतना। अब इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, इसका भी दो विभाजन किया गया। संधि स्वर का हम विभाजन कर रहे हैं, इसमें आ जाता है दीर्घ स्वर,
दीर्घ स्वर, एक आ जाता है संयुक्त स्वर, है ना, ऐसे ही लिखते हैं। पहला जो है दीर्घ। अब दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? हाँ, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? किसी एक मूल स्वर में, है ना, किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर को जोड़ने से बनता है, यानी कि ऐसा स्वर जो खुद अपने ही से ही जुड़ के दीर्घ स्वर का निर्माण कर। जैसे मान लीजिए अ में अ, यह अ अपने ही जुड़ाती है, बन गया आ। क्लियर? अब ई देखिए, ई अपने से ही जुड़ के बन जाता है बड़ी। ऊ जो है अपने से ही जुड़ के बना लेता है बड़ा। इतना क्लियर है? इतना सबको समझ में आया कि संधि स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों की सहायता से होती है उन्हें हम लोग संधि स्वर कहते हैं। इसका डिवीजन करेंगे, यानी कि इसके भेद जो हैं संधि स्वर के कौन कौन से? दीर्घ स्वर, और एक होता है, तो दिखाई देगा कि नहीं, चलिए इसका डिवीजन इधर कर देते हैं। एक होता है संयुक्त स्वर, है ना। संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़ा, यानी कि जिन स्वरों जो अलग अलग स्वरों से मिल के बनता है, यानी कि जो अलग अलग स्वरों से मिल के बनता है, दो अलग अलग स्वरों से जिनका निर्माण होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर, है ना। यानी कि अगर हम परिभाषा की बात करें तो जिन स्वरों की उत्पत्ति भिन्न वर्णों के वर्ण की मिलने से होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए मान लीजिए यही है, अ में ई मिलता है तो क्या बनता है? अ में ई मिलता है तो बनता है ए, है ना। अ में जब ऊ मिलता है तो बनता है ओ। क्लियर है? अब आ में जब ए मिलता है, आ में जब ए मिलता है तो बनता है ए। अब आ में जब ओ मिलता है तब बनता है औ। इनकी जो संख्या, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। यानी कि अगर संयुक्त स्वरों की संख्या पूछा जाए तो इनकी संख्या कितनी है? 4। यानी कि यह दो अलग अलग स्वरों से इनका निर्माण हो रहा है ना। देखिए अ में जब ऊ मिलता है तो ओ बनता है, आ में जब ए मिलता है तो ए बनता है, आ में ओ मिलता है तो औ का निर्माण होता है। इतना सबको समझ में आया? कहीं किसी को कोई दिक्कत? यह जो है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों का जो है विभाजन है। क्लियर है इतना? अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे जातीय के आधार पे स्वरों का विभाजन, है ना। तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिए। चीज़ों को अगर सीखना है तो धैर्य बहुत ज़रूरी है जीवन में। हाँ, हम लोग भी धैर्य ही बना के पढ़ाई लिखाई करते हैं। और एक स्टूडेंट की लाइफ जो है बहुत संघर्षशील होती है। यह जो इस रास्ते से गुजरता वही जानता है ना। जिनको सफलता
शीघ्र से ही मिल जाती है, वो भी खैर परिश्रम से ही मिलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे जाति के अनुसार, यानी कि जाति के अनुसार स्वरों का विभाजन किया गया है। यानी कि इससे पता नहीं क्यों हैंडराइटिंग इतनी गंदी हो जाती है हमारी कि हमको खुद नहीं अच्छा लगता है। जाति के अनुसार स्वर के भेद, है ना। अगर पूछा जाए कि जाति के अनुसार स्वर कितने प्रकार से होते हैं, तो इनके जो भेद होते हैं मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सवर्ण स्वर, सवर्ण स्वर, या फिर इसे हम लोग सजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सजातीय स्वर कहते हैं। दूसरा क्या है? असवर्ण स्वर। थोड़ी मेरी लाइन टेढ़ी हो जाती है, आप लोग बुरा मत मानिएगा। दूसरा जो है असवर्ण स्वर, और क्या है? सजातीय, तो यह क्या हो जाएगा? विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। इतना क्लियर है। जाति के अनुसार जो है स्वरों का विभाजन है मुख्य रूप से 2 प्रकार से हुआ है। एक सजातीय या सवर्ण स्वर, दूसरा विजातीय और असवर्ण स्वर। ठीक है। सवर्ण स्वर किसे कहेंगे या फिर सजातीय स्वर किसे कहेंगे? तो जिनका निर्माण जो है समान स्थान, समान उच्चारण के समान स्थान व समान प्रयत्न से, प्रयत्न आप लोग पढ़ेंगे, प्रयत्न से हुआ है, यानी कि उनका उच्चारण स्थान एक ही होगा और प्रयत्न भी एक ही होगा, एक ही स्थान, समान स्थान और प्रयत्न से होने वाले वर्ण दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? दिखाई दे रहा, लेकिन बड़ा छोटा छोटा हो रहा। चलिए अच्छा ठीक है। स्वरों को हम लोग क्या कहते हैं? सवर्ण स्वर कहते हैं ना। सवर्ण स्वरों की संख्या जो है, देखिए कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं वर्ण। अ, आ, ई, ई, उ, यानी कि अगर इसका उच्चारण देखें तो एक स्थान से, इसका उच्चारण देखें तो एक स्थान से, इसका उच्चारण देखें तो एक स्थान से, एक ही स्थान से होता है। इसीलिए इसे सवर्ण या सजातीय स्वर कहते हैं। क्लियर है इतना? अब देखिए विजातीय स्वर, जिनका जो है यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण स्थान व प्रयत्न बार बार आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। प्रयत्न एक स्थान से न हो, एक उच्चारण के एक स्थान से न हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? असवर्ण स्वर या फिर विजातीय स्वर। असवर्ण का मतलब एक स्थान से न हो। इन वर्णों को हम लोग क्या कहेंगे? अब जैसे मान लीजिए, देख लीजिए इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण जो हैं, जैसे मान लीजिए अ और ई का उच्चारण स्थान अलग होगा, हाँ, अ या उ का उच्चारण स्थान अलग अलग होगा। ठीक है। अ या बड़ा उ का उच्चारण स्थान अलग अलग होगा। या फिर यहाँ मान लीजिए ई और उ का उच्चारण स्थान अलग अलग होगा, है ना।
तो ऐसे इन सब का जो प्रयत्न भी है वो भी अलग स्थान से होगा और उच्चारण स्थान भी अलग अलग स्थान। और इसमें क्या है, एक ही स्थान से प्रयत्न की भी उत्पत्ति होगी और जो है इसका उच्चारण स्थान भी समान होगा। क्लियर? यह रहा हम लोगों का जाति के अनुसार जो है विभाजन। ठीक, अब एक चीज़ और है, अगर आप लोग विशेष में नोट करना चाहें, विशेष यानी कि स्वर अ आ ई ए सॉरी उ ये सब हैं, बचे कौन? इसके अंतर्गत कौन कौन से बचे? जैसे मान लीजिए ए हुआ, ए हुआ, ओ हुआ और अ हुआ, है ना। चूँकि यह जो है ये जो उत्पन्न होते हैं यह असवर्ण स्वरों के मेल से उत्पन्न होते हैं, है ना। इसीलिए यह असवर्ण स्वरों से उत्पन्न होते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा, कोई आया। एक मिनट। विशेष वर्ण की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए? ए ओ और अ हो गया। ठीक, चूंकि इन चारों वर्णों में सवर्णता नहीं है, सवर्णता का मतलब इनका जो एक स्थान है एक स्थान से नहीं होता है और इनकी उत्पत्ति चूंकि यह दो स्वरों भिन्न भिन्न स्वरों से भी मिलकर बनते हैं, है ना, इसीलिए इनका जो है स्थान क्लियर नहीं हो पाता है ना। यह असमानता के परस्पर न मिलने के कारण, क्योंकि यह असवर्ण स्वरों से उत्पन्न होते हैं, है ना, इसीलिए इसका चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, है ना। जैसे मान लीजिए यह दो स्वरों से मिलकर इनकी उत्पत्ति होती है, यानी कि इनका उच्चारण स्थान जो है क्लियर नहीं हो पाता, यानी कि इनकी जो समानता है परस्पर क्लियर नहीं हो पाती है ना। इसीलिए इसको हम लोग विशेष वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल। अब हम लोग पढ़ चुके हैं जाति के अनुसार स्वरों का। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर जो हैं मांसपेशियों के मुख्य मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं ना, यानी कि मांसपेशियों में जो खिंचाव होती है स्वरों का उच्चारण करने में, उनके अनुसार जो है स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मुख की मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं। तो मुख्य मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर जो स्वरों के भेद हैं वो मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, है ना। पहला कौन सा है? पहला जो है शिथिल वर्ण है ना, शिथिल स्वर है ना। दूसरा जो है वह जो है दृढ़ स्वर है। कौन स्वर है? दृढ़ स्वर है ना, यह दृढ़ स्वर। और तीसरा जो है यह जो है मध्य स्वर है ना, मध्य स्वर है। क्लियर? यानी कि शिथिल स्वर, दृढ़ स्वर और मध्य स्वर, है ना। क्लियर है? एक बार देख लें, दिखाई दे रहा ना? बिल्कुल दिखाई दे रहा, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा। शिथिल स्वरों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसके अंतर्गत अ, ई और उ आते हैं। यानी कि इसके शिथिल वर्णों की कुल संख्या कितनी है? वह है 3 है, अ, ई और उ, छोटा उ। ठीक है। और दृढ़ स्वरों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? यानी कि बड़ी और बड़ा उ। यानी कि दृढ़ स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 2 है। और मध्य स्वर की अगर हम बात करें तो मध्य स्वर में केवल ए आता है, यानी कि यह केवल मध्य स्वर आता है। क्लियर है?
मुख्य मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पे भेदों की कुल संख्या कितनी है, वह 3 है। इतना क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन का विषय बनी रहती हैं। अनुनासिक जो वर्ण है, अनुनासिक, अनुनासिक में पहला इसका जो उच्चारण होता है, यह हो गया हमारा मुंह और यह हो गया नाक, यानी कि इसका जो उच्चारण है वह मुख और नाक की सहायता से बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण दे दें, जैसे अंगना, आंगन, आंगन, हाँ आंगन बोलेंगे आंगन, यह मुख और नाक की सहायता से बोला जाता है। अब ये तो मुख्य अंतर। अब देखते हैं अनुस्वार, है ना, अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहेंगे? इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, क्या होता है प्रतीक चिन्ह? यह होता है ऐसे, है ना, इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये ऐसे है। यह इसका जो उच्चारण होता है, उच्चारण जो है, उच्चारण केवल जो है इसमें सिर्फ नाक है ना, तो इसका जो उच्चारण केवल नाक की सहायता से होता है, नाक की सहायता से होता है, सहायता, नाक की सहायता से होता है। क्लियर है? यह जो है स्वर के बाद, यह जो है स्वर के बाद, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है, व्यंजन होता है। क्लियर? यह जो है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। और जो है अनुस्वार जो ध्वनियाँ होती हैं, यह ध्वनियाँ, यानी कि अगर हम बात करें तो अनुस्वार ध्वनियाँ, अनुस्वार ध्वनियाँ, ध्वनियाँ तीव्र होती हैं। जैसे बोलेंगे संवाद, है ना, संवाद, यह बोलेंगे तीव्र, यह तीव्र होती है, संवाद, है ना, संवाद, ये नहीं बोलेंगे संवाद। यह जो ध्वनियाँ अनुस्वार वाली ध्वनियाँ होती हैं वो बहुत तीव्र होती है ना। और जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार यह स्वरों के ऊपर लगाया जाता है, स्वरों के ऊपर होता है, पर होता है, हमेशा स्वरों के ऊपर होता है। बस दिखने में आप लोगों को लगेगा कि यह क के ऊपर, व्यंजन के ऊपर, लेकिन वास्तव में यह होता है स्वर के ऊपर। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग को प्रतीक के रूप में कैसे दर्शाते हैं? यानी कि ऐसे दर्शाते हैं। ठीक, और यह जो है स्वरों के बाद आता है, स्वरों के बाद आता है ना। क्लियर? यह जो है स्वरों के बाद आता है। समझ में आया? विसर्ग को इसे जो है ह बोला जाता है, यानी कि ह, ऐसे ह बोला जाता है। क्लियर? और इसका जो प्रयोग है, अब मुख्य रूप से हिंदी में इसका जो है अभाव पाया जा रहा है ना। हिंदी में इसका अभाव दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। इसका मुख्य रूप से प्रयोग जो है संस्कृत में होता है ना, संस्कृत में। लेकिन तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग बहुताय होता है, यानी कि शुद्ध शब्दों में इसका प्रयोग जो है विसर्ग का प्रमुख से विशेष रूप से होता है ना। जैसे मान लीजिए विशेष तौर पे अगर हम लोग लिखें, आप लोग देखेंगे विशेष
इम्पॉर्टेंट चीज़, जो जब भी हम विशेष लिखें तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग संस्कृत में ये लिखते हैं, संस्कृत में दुख है ना, दुख, यानी कि यहाँ विसर्ग लगा देते हैं, यह दुख हो जाता है, यह संस्कृत है ना। जबकि अब हिंदी में दुख को यह सही माना जाता है, यानी कि ऐसे हिंदी में दुख जो है यह सही माना जाता है, यह जो है संस्कृत में सही माना जाता है, यह जो है हिंदी में सही माना जाता है। इतना क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या होता है। मुख्य रूप से अनुनासिक किसे कहेंगे और अनुस्वार किसे कहेंगे, ये तो हम लोग मामूली अंतर जाने। अब इसको एक अंतर के परिप्रेक्ष्य से डिवीजन करके हम लोग जान लेंगे, ताकि जितनी भी कन्फ्यूजन है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो सारी चीज़ें हम लोगों की दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, कहीं कोई कन्फ्यूजन रह नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, आप लोग सेशन को शेयर भी करते रहिए। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर, यानी कि अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर, अनुस्वार में अंतर, यानी कि अनुनासिक किसे कहते हैं और अनुस्वार किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर अनुनासिक की, तो अनुनासिक को दर्शाने के लिए सबसे पहला जो है इसका प्रतीक चिन्हों को ले लेते हैं। इसको दर्शाने के लिए ऐसे प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, है ना। वहीं अगर अनुस्वार की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह जो है यह जो है इस प्रकार से होता है ना। क्लियर। और सुनिए, दूसरा अंतर ये है कि इसका जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान जो है यह मुख व नाक की सहायता से बोला जाता है ना। लेकिन अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण केवल मुख की सहायता से बोला जाता, केवल जो है नाक की सहायता से, केवल मुख की सहायता से बोला जाता है ना। केवल नाक की सहायता, केवल नाक की सहायता से बोला जाता। ठीक, यह रहा दो अंत, है ना। और जो है अनुनासिक जो है, यह जो है कोई पृथक ध्वनि नहीं है, ध्वनि नहीं है, यह कोई अलग ध्वनि नहीं है। लेकिन जो अनुस्वार है यह एक पृथक ध्वनि है, पृथक ध्वनि है। जैसे जब हम लोग मात्राओं को दर्शाते हैं तो जहाँ अनुस्वार आता है वहाँ गुरु मात्रा लगाते हैं, और इसमें क्या होता है, जब मात्राओं को दर्शाते हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें संवाद लिख दें, संवाद, तो इसकी वजह से यहाँ गुरु मात्रा लगेगा, है ना, और इसमें दो मात्रा, इसमें एक मात्रा, यानी कि यह एक अलग ध्वनि है, लेकिन यह एक अलग ध्वनि नहीं है। क्लियर, इतना समझ में आया। और जो अनुनासिक है यह एक विशेषण है, क्या है, विशेषण है। जबकि अनुस्वार जो है यह एक संज्ञा है, संज्ञा है। इतना क्लियर है सबको, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और सुनिए, अनुस्वार जो है इसका उच्चारण जो होता है, इसका उच्चारण लघु होता है, यानी कि जल्दी से हो जाता है, लघु होता है। लेकिन यही अनुस्वार का अगर उच्चारण की बात करें तो इसका
उच्चारण जो है, उच्चारण गुरु होता है, गुरु होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा खींचता है। संवाद, है ना, समझ में। यह रहा मुख्य रूप से अनुनासिक और अनुस्वार में मुख्य रूप से अंतर। इतना सबको क्लियर है। अब हम लोगों का जो भी चीज़ें थी ख़त्म हो गया, स्वर से संबंधित जो भी चीज़ें थी वह ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों को। व्यंजनों में उम्मीद है कि आप लोग इन स्वर वाले टॉपिक को बहुत सारी चीज़ें नई सीखे होंगे। अब बहुत सारी चीज़ों को आप लोग पहली बार सुने होंगे या फिर पहली बार नहीं सुने होंगे, तब भी एक बार रिवाइज कर लिए होंगे मेरे द्वारा। स्वर से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं ये चीज़ें खत्म। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यंजन को। व्यंजन से रिलेटेड जितनी भी तथ्यात्मक बातें रहेंगी या फिर जितनी भी समझ पुस्तकों के द्वारा दिया जाएगा और उसके उन सबको अच्छे तरीके से विकसित करेंगे। कुछ चीज़ें आप लोगों को नई भी मिलेंगी जो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए लाभदायक होंगी। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं, छोटा सा सेशन ये होगा, इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।